वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 का चैप्टर 2 संविधान निर्माण। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। हल्का फुल्का इंट्रो। भारत के संविधान सभा के गठन में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुए संवैधानिक विकास और राष्ट्रीय आंदोलन की अनेक विशेषताओं को शामिल किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के जो अधिनियम थे उसमें अनेक संवैधानिक विकास हुए। इस दौरान कई बार भारतीयों द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग भी की गई थी। बहुत पहले 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत के भाग का फैसला भारत के लोग स्वयं करेंगे। स्वराज पार्टी पहली ऐसी राजनीतिक दल थी जिसने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। भारत में साम्यवाद के पिता M.N. रॉय हैं। ये एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारत के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1934 में। कांग्रेस की ओर से पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में संविधान सभा के गठन की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया, जिसे अपने अपने कारणों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। और क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में भारत आया था, इसने भी भारत के लिए संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को रखा था। इसे भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अस्वीकार किया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद 1945 में ब्रिटेन में कॉमन सभा के लिए आम चुनाव हुए थे, जिसमें लेबर पार्टी जीती थी। लेबर पार्टी का दृष्टिकोण भारत के प्रति उदार था। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया था। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कैबिनेट मिशन और संविधान सभा के गठन की 1946 में हुई थी। जो भारत के तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए 3 सदस्यीय क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस भारत आए और इसे कहा गया कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन ने भारतीयों के साथ विचार विमर्श करने के बाद मई 1946 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी कुछ सिफारिशें थी। जैसे पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, भारत के लिए पहला संविधान सभा का गठन किया जाएगा, पहली संघीय व्यवस्था का गठन होगा जिसमें देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वो भारतीय संघ में सम्मिलित हो या फिर उससे अलग रहे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष, समानुपातिक और एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होगा और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इसके अलावा भारत को राष्ट्रमंडल के साथ रहने या अलग होने का अधिकार होगा। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने इससे पहले अस्वीकार किया और बाद में स्वीकार भी कर लिया था और बाद में फिर से अस्वीकार किया। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य निर्वाचित हुए थे। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था। इनका चुनाव प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों ने किया था। देशी रियासतों से 93 सदस्य निर्वाचित हुए थे। इनका चुनाव पारस्परिक समझौते के आधार पर हुआ था। हाई कमिश्नरीज जैसे दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, इसमें 4 सदस्य निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार प्रारंभ में संविधान सभा में टोटल थे 389 सदस्य। कैसे करके 292 कहाँ के थे, आप इसे आंसर्स में बता सकते हैं। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। पहले ब्रिटिश प्रांत के थे 292, इसके बाद 93 थे देसी रियासतों के, 4 थे हाई कमिश्नरीज के, तो टोटल कितने हो गए 389। ऐसे करके टोटल मेंबर थे 389। संविधान सभा का एक सदस्य लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजामंडल आदि सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व था, किंतु हिंदू महासभा का कोई सदस्य विजयी नहीं हुआ था। संविधान सभा में सर्वाधिक कांग्रेस के 208 सदस्य और बाद में मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। संविधान सभा में टोटल 15 विमेन थी। जुलाई 1946 के बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के आधार पर पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ये आपको पता होगा। अब हम बात करते संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। सच्चिदानंद सिन्हा की इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा जो S.C. मुखर्जी थे वो कौन थे, संविधान सभा उपाध्यक्ष। स्वतंत्रता और विभाजन के बाद
31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, जहां इसके सदस्यों की संख्या 299 हो गई थी। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख समितियों की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी। नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देसी रियासत समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके थे एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के जो विधिक सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव। संविधान सभा में कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता था और संविधान सभा के 3 वाचन और 11 बैठकें में, जिसके बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप से प्रदान किया गया तथा इसी दिन संविधान को अंगीकृत भी किया गया था। अर्थात 26 नवंबर 1949 से भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर को भारतीय संविधान के केवल 4 प्रावधान ही लागू किए गए थे, जिनमें नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम सरकार और आपातकाल लागू किया गया था। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू कर दिया गया था। साथ ही 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने तथा यहीं से भारत एक गणतंत्र के रूप में भी स्थापित हुआ था। तो चलिए, मैंने कहा था आपको कि 15 महिलाओं ने भी संविधान सभा को बनाने में अपना योगदान दिया था, तो उन 15 महिलाओं के नाम भी जान लेते हैं। दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम इजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षिणायनी वेलायुधन, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करिन, कमला चौधरी, लीला नाम राय, मालती चौधरी और सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। तो चलिए दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है आप इंट्रो तो थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है, यानी कि जहाँ पे हमारे अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए और निर्देश हो गए, तो उन सभी का एक दस्तावेज क्या होगा? संविधान हम इसको ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस चैप्टर में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? संविधान बनते कैसे हैं? उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। यहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। पहला, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने कहा, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये किसने कहा था? नेल्सन मंडेला जी ने। ये नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। रंगभेद यानी कि काला और गोरा ये वाला भेदभाव होता है, जहाँ पे उसको कहते हैं रंगभेद। 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा था। यहाँ पर रंगभेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा है, खतरा, देशी अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों,
अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का रंग भेद होता था। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे कि भारत को बनाया था। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट लिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल जैसे रंगीन चमड़ी वाला उन्हें कहा जाता था। और भारत से गए लोग भी थे उनमें से एक, जो मतलब सांवले रंग थे, उनको कहते थे लोग रंगीन चमड़ी वाले। गोरे शासक गोरों के अलावा से सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त भी नहीं थी। परमिट होने पर ही वे यहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथककरण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जाते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। अगर वो विरोध करते तो फिर उन पर वही अत्याचार कर दिए जाते। यहाँ पे आपने इस पोस्टर में पढ़ा किस टाइप की उनको ब्लैकमेलिंग की गई है, तो उस टाइप की चीज़ें उनके साथ होती रही होंगी। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए हड़तालें भी आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। यानी कि अफ्रीकी लोग तो थे लेकिन कुछ अच्छे गोरे भी थे, यानी कि कुछ अच्छे ब्रिटिश भी थे, तो उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था वहाँ पे। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। एक नए संविधान की ओर। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया अब वो जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती है, क्योंकि आपको पता होगी हर अत्याचार की कोई लिमिट होती है जहाँ पर सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ अब यहाँ पर हमको विरोध करना पड़ेगा, और जहाँ पर एकजुट होकर के सारी जनता खिलाफ हो जाती है तो वहाँ पर सरकार भी झुक जाती है। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता खुला। ये सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से जानते हैं। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन उससे पहले डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जिलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड। इस पर लिखा है, डरबन नगर, डरबन समुद्र तट, कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों का है। यानी कि आप देख सकते हैं कि श्वेत और अश्वेत में कितना ज़्यादा रंग भेद हुआ करता था तब, यानी कि नहाने तक पर भी श्वेत और अश्वेत के लिए प्रतिबंध थे। अब हम नेल्सन मंडेला की बातें जानते हैं जरा। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की बल मनसाहत पर भरोसा था।
वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। यानी कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने क्या कहा था, मानवीयता पर यकीन। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाए और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी के दमन और निस्संस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। अगर दक्षिण के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता? आप इस पर आंसर दे सकते हैं। आज का दक्षिण अफ्रीका, ये तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने ये फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। आगे देखेंगे हम। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा पहले श्वेत अश्वेत का भेदभाव था, तो इस वजह से उसकी निंदा की जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में उसमें इतने ज़्यादा अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं और लोकतंत्र का एक इतना अच्छा उदाहरण बन चुका है दक्षिण अफ्रीका, तो आज उसकी इसलिए प्रशंसा भी होती है। ये काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़े अनुभव को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ये बातें समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, ये हम अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, ये देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? अब हम इस पर बात करते हैं। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत में रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी। जैसे जो अश्वेत थे उनके साथ हमेशा से पहले टॉर्चर हुआ था, तो वो मांग कर रहे थे आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की। और वहीं जो गोरे थे उन्होंने पहले से ही राज किया था, तो उनको अपने संपत्ति और विशेषाधिकार जाने का डर था। जैसे कि आपने इंडिया में देखा होगा जब संविधान बना था तो कई रियासत के राजा इस चीज़ की चिंता में राजतंत्र नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि कहीं उनकी जो विशेषाधिकार और सत्ता है वो चली ना जाए। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ये समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था।
इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है, जो बातें तय हुई उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। क्योंकि आपको पता है, अगर मतलब हम मुंह से बोलते तो उस चीज़ के टूटने की या फिर उस चीज़ के उल्लंघन की संभावना रहती है, लेकिन अगर हम किसी से लिखवा कर ले लें तो फिर वो चीज़ के लिए एक मतलब एक बाइंडिंग हो जाती है कि हाँ, हमें नहीं करना ये काम। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, ये भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर के लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी देश में जैसे राष्ट्रवादी हैं तो समाजवादी भी हैं, समाजवादी हैं तो पूंजीवादी भी हैं, तो इस प्रकार से उनके विचारों में और तर्कों में अंतर रहता ही रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। ये बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये तो गड़बड़ होगी। अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया था तो संविधान सभा बनाने का क्या औचित्य था। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। जैसे आप देखते होंगे हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, क्यों? नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए और उनके अधिकारों की गारंटी के लिए। डीपीएसपी है, क्यों? ताकि सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करवाया जा सके हर 5 साल बाद। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों हैं? ताकि नागरिकों को भी अनुभव होना चाहिए कि अगर उन्हें अधिकार मिले हैं तो उनके देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी है। पहले साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित किया जाना चाहिए। ये है संविधान के कुछ काम। दूसरा, स्पष्ट करता है सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो ही जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वही संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों के लिए अपना संविधान का निर्माण किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होना चाहिए। संविधान या फिर संवैधानिक सरकार की बात की जाए तो ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता के पास पर्याप्त अधिकार और स्वतंत्रता हो और राज्य और सरकार के पास अपेक्षाकृत सीमित शक्ति हो। संविधानवाद की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, जनता के पास पर्याप्त अधिकार और स्वतंत्रता होनी चाहिए, सरकार के पास सीमित अधिकार होने चाहिए जनता की अपेक्षा, सहमति पर आधारित सरकार होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रत्येक देश में संविधानवाद नहीं पाया जाता, केवल उन्हीं देशों में पाया जाता है जहां लोकतंत्र होता है और जनता को अधिकारों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक देश में संविधान तो पाया जाता है किंतु सभी देशों में संविधानवाद नहीं पाया जाता। से भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में संविधान और संविधानवाद दोनों पाया जाता है, जबकि चीन, अरब देश, उत्तर कोरिया में संविधानवाद का अभाव है। जहाँ संविधानवाद पाया जाता है उस देश की सरकार को संवैधानिक सरकार कहते हैं। जो ब्रिटिश विद्वान जॉन लॉक थे
उनको संविधानवाद के पिता कहते हैं, क्योंकि लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रिटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में सीमित सरकार और सहमति पर आधारित सरकार का समर्थन किया था और जनता के अधिकारों की भी वकालत की थी। हॉब्स, लॉक तथा रूसो को राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। जैसे जो हॉब्स का आपको पता होगा, इनकी बुक थी लेवियाथन, लॉक की थी टू ट्रिटाइज ऑन द सिविल गवर्नमेंट एंड रूसो की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर वे बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। क्या आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, जब बंटवारा हुआ था इंडिया पाक का, तो फिर उस बंटवारे के बाद भी जो मतलब इधर उधर हो रहा था, आधे लोग पाकिस्तान जा रहे थे, आधे भारत आ रहे थे, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हिंसा और दंगे हुए थे। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जो झेलम रिवर थी, उसमें जब वो झेलम रिवर का पानी था, तो उसमें ऊपर से लाश दिख रही थी। इतनी ज़्यादा मतलब हिंसा हुई थी उस टाइम पे। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी, आज़ादी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या फिर पाकिस्तान, जिसमें एक शव अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था, तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी, क्योंकि अगर आपने पोस्ट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब बंटवारा हुआ था, कुछ तो उथल पुथल तब हो गई थी, साथ में देश में कई तरीके की आंतरिक अशांति भी थी। जैसे भाषाई आधार पर हो गए, जातीय आधार पर हो गए, तो कई प्रकार की अशांति भी देश में व्याप्त थी उस टाइम पे। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। अब हम बात करते हैं वल्लभ भाई झावरभाई पटेल की। 1875 से 1950। इनका जन्म था गुजरात में। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ये थे। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता भी थे और भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका इन्हीं की थी। बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने थे हमारे देश के। अब हम बात करते हैं सरोजनी नायडू की। ये 1879 से 1949 तक। जन्म हुआ था इनका आंध्र प्रदेश में। कवियत्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष पर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत के किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे, क्योंकि आपको पता होगा जो नेता थे हमारे, उनमें भी सब अलग अलग विचारधारा के थे। जैसे जो गांधी जी थे वो गांधीवादी सोच के थे, जो सावरकर थे वो थे राष्ट्रवादी सोच के। इसके अलावा जैसे नेताजी हो गए, वो हो गए साम्यवादी सोच के। तो इस तरीके से मतलब कई प्रकार के अलग अलग सोच वहाँ पे देखने को मिली थी। कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में ये रूपरेखा रखी थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 से ऊपर जो भी लोग हो चुके हैं,
उनके लिए वोट का। बट पहले एज 18 ना होकर के 21 थी, बाद में 61वें संविधान संशोधन से इसको 18 कर दिया गया था। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, बहुल मताधिकार और भारिक मताधिकार तक प्रचलन में था। तो जो बहुल मताधिकार होता है वो क्या होता है, अगर कोई इंसान है, वो इसका जन्म यहाँ पर हुआ है किसी फर्स्ट लोकेशन पे, और कोई सेकंड लोकेशन है, अगर ये वहाँ पर जॉब कर रहा है, तो फिर ये यहाँ से भी वोट दे सकता है और यहाँ से भी वोट दे सकता है। और दूसरी कंडीशन जैसे ए एंड बी है, इसके पास अच्छी शैक्षिक योग्यता है, इसके पास ज़्यादा संपत्ति है, और मतलब ज़्यादा इसके पास संपत्ति और शिक्षा है, तो फिर ये वोट दे सकते हैं। अगर बी के पास संपत्ति कम है, शिक्षा कम है इसकी अपेक्षा, तो ये वोट नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे सिर्फ 15% लोगों को ही वोट देने का राइट भी था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वो बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब तक लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना भी था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया, जैसे कि 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम था। और अगर आपको पता होगा, हमारा जो संविधान है उसमें कई प्रावधान अन्य देशों से भी लिए गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रावधान थे वो लिए गए 1935 के अधिनियम से। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले के चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों लाइक बंधुत्व का हो गया, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से भी काफ़ी प्रभावित थे। रूस में भी समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की भी कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे ये सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में की थी। अब हम बात करते हैं, भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है। जैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन किया, उनकी अनेक विशेषताओं से प्रभावित हुए और उनकी अनेक विशेषताओं को भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किया था। जैसे संसदीय शासन, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, सामूहिक उत्तरदायित्व, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया था। मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, कानून के समान संरक्षण, संघीय ढांचा कनाडा से लिया था। और बाकी के जो ऊपर के मैंने बोले वो यूएसए से लिए थे। मतलब मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, कानून के समान संरक्षण यूएसए से लिया था और संघीय ढांचा कनाडा से लिया था। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली थी। राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड से लिए थे। राज्यसभा में कुछ विशेषज्ञों की नियुक्ति भी आयरलैंड से ये वाला प्रावधान लिया था। मौलिक कर्तव्य पूर्व यूएसएसआर से लिया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली थी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया था। आपातकाल 1935 के अधिनियम से लिया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की राष्ट्रपति की शक्ति जर्मनी से लिया गया था। अबुल कलाम आज़ाद 1888 to 1958, इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब। शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। अरबी के विद्वान भी थे। कांग्रेसी नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका इनकी रही। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी रहे। टीटी कृष्णमचारी 1899 to 1974, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी रहे।
अब हम बात करते हैं संविधान सभा की। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। यहाँ पे बात करते हैं पहले राजेंद्र प्रसाद की। 1884 टू 1963 इनका जन्म हुआ था बिहार में। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे। बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे कहते हैं संविधान सभा। यानी कि संविधान सभा कौन? जिसने संविधान लिखा था। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश के 2 हिस्से भारत और पाकिस्तान 2 तरीके से इसमें विभाजन हुआ था। इधर का हो गया था पाकिस्तान, इधर का हो गया था भारत। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जयपाल सिंह 1903 टू 1970 इनका जन्म हुआ था झारखंड में। खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान भी थे ये। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बने। इस सभा द्वारा 7 दशकों से पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, ये अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वो कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज पर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। थोड़ा सा बात करते हैं एच.सी. मुखर्जी की भी। 1887 टू 1956 इनका जन्म हुआ था बंगाल में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद और कांग्रेसी नेता भी थे। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे और बाद में बंगाल के राज्यपाल बने। इसके बाद जी दुर्गाबाई देशमुख 1909 टू 1981 इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश। ये वकील थी और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। कांग्रेस की सक्रिय नेता थी। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी बनी। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा में भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसीलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता, क्योंकि अगर हम वोट भी कर रहे हैं तो उसमें भी तो अलग अलग सोच के लोग आएंगे, इसलिए। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित है। सर्वसम्मति यानी कि सबका साथ, सबकी बात वाली चीज़। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया।
संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ था। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे बलदेव सिंह की। 1901 to 1961 इनका जन्म हुआ था हरियाणा में। सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी 1887 to 1971 इनका जन्म हुआ था गुजरात में। वकील थे, इतिहासकार और भाषाविद, कांग्रेस नेता और गांधीवादी सोच के। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रहे। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 to 1953 इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे, शिक्षाविद और वकील रहे, हिंदू महासभा में सक्रिय थे और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। तो चलिए पहले प्रस्तावना की ही बात करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। इन उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों को आगे चल करके थोड़ा परिवर्तन करते हुए प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। अगर आपको पता होगा, हम भारत के लोग, जो हमारी बुक में पहले पेज पे लिखी होती है वही हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना के कई अंग हैं, जैसे प्राधिकार का स्रोत यानी कि हम भारत के लोग, इसका स्वरूप समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र आदि। इसके जो उद्देश्य है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, गरिमा, प्रतिष्ठा आदि बनाए रखना, समानता के अवसर सबको उपलब्ध करवाना, एकता अखंडता को बनाए रखना, स्वतंत्रता बनाए रखना और किसी भी मनुष्य की गरिमा को बनाए रखना। और अंतिम इसमें जो मुख्य चीज़ है उसकी अंगीकृत तिथि 26 नवंबर 1949 को। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इसके बारे में उनके विचार दूसरों से थोड़ा अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की, क्योंकि गांधी जी कहते कि वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, सिर्फ काम के आधार पर। गांधी जी थे काम के आधार पर रहनी चाहिए, लेकिन जो अंबेडकर थे तो इस वजह से वो उनकी थोड़ा आलोचना करते थे। संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। तो पहले हम पढ़ते हैं भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। 1891 to 1956 इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश। प्रारूप कमेटी के क्रांतिकारी, चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे ये। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री रहे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी रहे। जवाहरलाल नेहरू 1889 to 1964 इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, वकील और कांग्रेस नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। सोमनाथ लाहिड़ी 1901 to 1984 इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल। ये लेखक और संपादक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य रहे थे। अंबेडकर जी की बात करते हैं थोड़ा सा, उन्होंने क्या कहा। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा।
राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। आखिर में 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण, जैसे यहाँ पे लिखा है उन्होंने, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द का मतलब समझें। यहाँ पे है ये सारी चीज़ें, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले, मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा भी बसती है। सबसे पहली चीज, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने संविधान की विशेषताएं भी देख लेते हैं जरा। हम भारत के लोग भारत को, यानी कि जो भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन था, भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया। यानी कि यहाँ पर जो भारत के लोग हैं उनकी श्रेष्ठता को बताया जा रहा है, यानी कि जो जनता है उसकी पावर को बताया जा रहा है। समाजवादी, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। आपको पता होगा, एक था मार्क्स वाला समाजवाद, लेकिन जो भारत का समाजवाद है वो ऐसी बात करता है कि बिना हिंसा के जो मतलब आर्थिक संसाधन है या फिर किसी भी प्रकार के संसाधन है जो देश में है, तो उनका समान रूप से बंटवारा होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। यह है भारत का समाजवाद। प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यानी कि जैसे पहले था औपनिवेशिक शासन में क्या चलता था, जैसे जो ब्रिटिशियर्स थे, झंडा भी उनका ही था, डिसीजंस भी उनके ही थे। तो इस टाइप की सिचुएशन प्रभुत्व संपन्न में नहीं होती है। कोई भी देश संप्रभु या फिर प्रभुत्व संपन्न तब होता है जब उस पर कोई बाहरी शक्ति का कोई दबाव ना हो और वो अपने आंतरिक निर्णय भी खुद से ले। पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरण को समान सम्मान देगी। ये हमारे 25 to 28 आर्टिकल्स में, जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स में मिले हैं। हम इसे आगे पढ़ेंगे। गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश, राज्य, खानदान का। तो आपको पता होगा भारत एक गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का राष्ट्रपति है वो एक निश्चित काल के लिए जनता द्वारा
अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्योंकि अप्रत्यक्ष ऐसे, क्योंकि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है वही जाकर उनको बाद में सिलेक्ट करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा एकल संक्रमणीय समानुपातिक वाला जो है। समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। और जो आपको पता होगा, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये तीन कहाँ से आया था? फ्रांस की क्रांति से। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। स्वतंत्र और संप्रभु भी मतलब इस मायने में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो संप्रभु चीज़ है ये होता है किसके लिए? देश के केस में, और स्वतंत्रता होती है किसी नागरिक के केस में। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। विधि का शासन भी इसी चीज़ की बात करता है, जो कि हमको आर्टिकल 14 में हमें पता है। और साथ ही साथ मतलब उचित विधिक सहायता का प्रावधान भी 39A जो कि DPS में है, उसका राज्य प्रयास करेगी। साथ में विधि तक पहुंच का अधिकार हमको आर्टिकल 21 भी देता है। और साथ में जो 22 है वो विधिक सहायता का अधिकार देता है। लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। अब हम बात करेंगे संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश की है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। इसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसीलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। इसीलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा था। आर्टिकल 368 के माध्यम से जो संविधान संशोधन होता है, इसकी 3 प्रक्रियाएं, पहली प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया और नॉर्मल कानून जैसे बनता है उस तरीके से भी संशोधन होते हैं कई बार। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो उसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझाना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बनाता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है, जिन्हें क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरह काम करते हैं। लेकिन ये किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आप नेक्स्ट टाइम चर्चा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज पे। रंगभेद। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था। धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद। संविधान देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। दर्शन किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो मतलब टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।